विद्यार्थियों, यह लेक्चर जो वीडियो बन रहा है यह बीच में ब्रेक हो गया, तो इसी के आगे हम शुरू करेंगे, ना कि पुनः से इसको करेंगे। इसके आगे जैसे हमने अभी इसके पहले आपको बताया, चार्ल्स मेरियम का एग्जांपल देते हुए कैसे अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन का जो मतलब मेन सब्जेक्ट बना वो ह्यूमन बिहेवियर की साइंटिफिक स्टडी करके पॉलिटिकल साइंस को एक नई दिशा में ले जाने की बात की गई। तो बात इसके आगे जब हम देखते हैं तो 1930 में ही हैरोल्ड लॉसवेल ने एक किताब लिखी जो बड़ी सेलिब्रेटेड बुक के रूप में फेमस हुई, साइकोपैथोलॉजी एंड पॉलिटिक्स। तो इस साइकोपैथोलॉजी एंड पॉलिटिक्स का आधार उन्होंने फ्रायड के साइकोलॉजी को बनाया। फ्रायड का जो मनोविज्ञान है उसको आधार बनाते हुए हैरोल्ड लॉसवेल कहते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी साइकोलॉजी के फ्रेमवर्क में जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमें चीजें पॉलिटिकल साइंस के लिए सही समझ नहीं डेवलप हो पाएगी। तो आप देख रहे हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पूर्व सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय ही, पूर्व मत कहिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम से ही और 1960 तक आते आते इन समयावधि में आप देख रहे हैं कि जो अमेरिका का शिकागो यूनिवर्सिटी है, शिकागो विश्वविद्यालय, उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान का अध्ययन करना था। मतलब क्या हुआ कि व्यवहारवादी राजनीति, बिहेवियरल जो अप्रोच टू अंडरस्टैंड पॉलिटिकल साइंस इज द मेन सब्जेक्ट ऑफ शिकागो यूनिवर्सिटीज स्कॉलर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ठीक इस तरीके से पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो थे शिकागो विश्वविद्यालय के, जिसमें डेविड ईस्टन वगैरह आते हैं, वो सब उनका ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करना मेन फोकस रहा। अब आप देखेंगे कि परंपरागत जो राजनीति विज्ञान थी उससे आधुनिक राजनीति विज्ञान वो बहुत सारे मामलों में डिफरेंट होती चली गई। जैसा मैंने पूर्व में भी बताया है कि किस तरीके से कि पहले की जो दुनिया थी वो राजनीतिक संरचनाओं को किस प्रकार से देख रही थी, औद्योगिक डेवलपमेंट को किस तरीके से देख रही थी, वह साइंटिफिक जो डेवलपमेंट हो रहे थे उसके टेक्निक्स हैं, उसका डेवलपमेंट है, उसका एक्सपेरिमेंट है, उसके जो इम्पैक्ट है सोसाइटी पर, ह्यूमन बिहेवियर पर, वो कैसे देख रहे। तो वो एक्चुअली ट्रेडिशनल अप्रोच इसको देख ही नहीं रहा था। एक तरीके से अगर कहें वो राज्य पर ज्यादा सेंट्रिक था, स्टेट सेंट्रिक अप्रोच था, गवर्नमेंट सेंट्रिक ज्यादा अप्रोच था। लेकिन आप देख रहे हैं कि आधुनिक युग में चीजें बदल गई हैं और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद नई नई कॉन्सेप्ट्स, जिसको आप कहते हैं अवधारणाएं, उनका विकास होने लगा, उनका जन्म। तो इस पृष्ठभूमि में आप देख सकते हैं कि 1960 के दशक में अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय ने एक दार्शनिक जो पद्धति थी पहले से चली आ रही उसको मुक्त कराने का काम किया। मतलब जो फिलोसॉफिकल अप्रोच टू अंडरस्टैंड पॉलिटिकल साइंस, जो हिस्टोरिकल अप्रोच टू अंडरस्टैंड पॉलिटिकल साइंस, जो लीगल अप्रोच टू अंडरस्टैंड पॉलिटिकल साइंस था, ये सब जो अप्रोचेस थे उनको इन्होंने एक सिरे से नकार दिया और उसमें नए टेक्निक्स, न्यू टूल्स, फैक्ट बेस्ड पॉलिटिक्स हुई। रेलेवेंस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रखने लगा कि मतलब क्या रेलेवेंस है आपके सब्जेक्ट का कंटेम्पररी सिचुएशन में। तो यह एक बड़ा विषय लोगों के निकल करके सामने आया। जस्टिस बेस्ड पॉलिटिक्स शुरू हुई। तो ये सब विषयों को समझते हुए फिर राजनीति विज्ञान के अध्ययन को वैज्ञानिक बनाने का प्रयत्न शुरू हो गया। अन्य समाज विज्ञानों के साथ राजनीति विज्ञान का किस प्रकार से तालमेल बैठाया जाए और किस प्रकार से समाज विज्ञान के अन्य विषयों के साथ राजनीति विज्ञान को समन्वय स्थापित करते हुए एक स्टडी डेवलप की गई, जिसको इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कहा जाता है पॉलिटिकल साइंस का, वो डेवलप हुआ। तो जिसमें आप पॉलिटिकल इकोनॉमी भी डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आप मॉरल पॉलिटिक्स भी डिस्कस कर रहे हैं और जिसमें जो सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है पॉलिटिक्स का वो भी डिस्कस कर रहे हैं। मतलब यह हुआ कि अब आर्थिक जो व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, वो राजनीतिक व्यवस्था से अलग स्टडी करके राजनीति विज्ञान सही दिशा में नहीं जा सकता। इसलिए सबको एक साथ लेकर के और सबका क्या परिणाम पड़ता है पॉलिटिकल साइंस पर और पॉलिटिकल साइंस का क्या इम्पैक्ट होता है, प्रभाव होता है अन्य विषयों पर, ये देखना राजनीति विज्ञानियों ने शुरू किया। इसको जब इसमें नाम अगर हम किसी के लें तो डेविड ईस्टन और जॉर्ज कैटलिन, हैरोल्ड लॉसवेल, ये सब ऐसे कैप्लॉन, ये सब ऐसे प्रमुख थिंकर थे जो इस दिशा में बहुत काम किया इन लोगों
लोगों ने, और राजनीतिक विज्ञान का जो विषय क्षेत्र बना, अब वो शक्ति क्या है, उसके आयाम क्या हैं, शक्ति के लिए संघर्ष क्यों है, ये जानना मुख्य विषय हो गया। प्रभाव क्या है, प्रभाव को समझना, शक्ति, प्रभाव, राजनीतिक औचित्य क्या है, मैंने कहा रेलेवेंस, तो राजनीतिक औचित्य क्या है किसी घटना का, किसी विषय का, तो ये समझना इनका काम हो। इसी के साथ साथ सत्ता का भी अध्ययन राजनीति विज्ञानियों ने शुरू किया कि अथॉरिटी और पावर में किस तरीके का रिलेशन हो, इंडिविजुअल पर उसका क्या इम्पैक्ट हो, इंडिविजुअल कैसे इन्फ्लुएंस करे गवर्नमेंट को, अथॉरिटी को। तो इन सारे विषयों का अध्ययन आधुनिक राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हमें देखने को मिला। अब राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन है वो दो भागों में बांट के देखा जाना, एक तो राजनीतिक, एक गैर राजनीतिक, क्योंकि अब तक ये माना जाता था कि गैर राजनीतिक जो एक्टिविटी है वो पॉलिटिक्स को प्रभावित नहीं करते, ये ट्रेडिशनल अप्रोच में होता था। लेकिन गैर राजनीतिक विषय जैसे आप मान लीजिए रिलीजन, आप कास्ट मान सकते हैं, रीजन अपना अपना क्षेत्र हो सकता है, भाषा के आधार पर आप देख सकते हैं। तो ये जो कुछ गैर राजनीतिक मुद्दे हैं, जेंडर को लेकर के तमाम इश्यूज हैं, ये सब भी कैसे पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करने लगे, या पॉलिटिक्स इन सब फील्ड में भी कैसे जाकर के अपना स्कोप तलाश किया सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए, स्टेट को वेल फंक्शन करने के लिए। तो अब राजनीतिक विज्ञान का जो दायरा था वो बहुत विस्तृत होता गया। इसी प्रकार अब हम समझेंगे कि राजनीतिक विज्ञान केवल राजनीतिक गैर राजनीतिक में ही नहीं बांटा गया, फिर इसको शक्ति का विज्ञान कहा जाने लगा। कैटलिन जैसे थिंकर आए, लॉसवेल जैसे थिंकर आए, उन्होंने राजनीति विज्ञान का आधार मनोविज्ञान बताते हुए इसे शक्ति का विज्ञान माना। मतलब शक्ति क्या है, सत्ता क्या है, शक्ति सत्ता से कैसे संबंधित है, सत्ता क्या शक्ति के किन किन रूपों में नजर आती है, व्यक्ति से सत्ता का क्या रिलेशन है, सत्ता को जब तक लेजिटिमेसी ना मिले लोगों से, उस आवाम से, जनसंख्या, बड़ी जनसंख्या से, तब तक क्या, शक्ति को जब तक लेजिटिमेसी नहीं मिलेगी तब तक क्या वह सत्ता बन पाएगी, सत्ता किसके प्रति अकाउंटेबल, ये सब नए नए विषय जन्म लिए आधुनिक राजनीति विज्ञान के दृष्टिकोण में राजनीति विज्ञान को समझने में। इसके आगे जब हम चलते हैं तो ये विज्ञान ये कहता है कि एक्चुअली ये कंप्लीट ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी के साथ साथ अब राजनीतिक व्यवस्थाओं को इन्होंने बांटा। उन्होंने कहा कि यह जो है सोशियोलॉजिकल अप्रोच के थ्रू अब पॉलिटिकल साइंस को समझा जाना चाहिए, जिसमें डेविड ईस्टन, गैब्रियल ऑलमन के आर केगन, इस तरीके से तमाम थिंकर आए जिनका सोशियोलॉजिकल अप्रोच टू अंडरस्टैंड पॉलिटिकल। अब मैं जब कहता हूँ सोशियोलॉजिकल अप्रोच इन्होंने डेवलप किया तो इसका मतलब, इनका ये मतलब था कि राजनीतिक व्यवस्था किस तरह से समाज की अन्य व्यवस्थाओं से संबंधित है, समाज की अन्य व्यवस्थाओं का क्या इम्पैक्ट हो रहा है, राजनीति विज्ञान को उस फ्रेमवर्क को समझ करके राजनीति विज्ञान को एक नई दिशा दिया जाए, जिससे राजनीति विज्ञान समाज में जन्म ले रहे तमाम प्रकार के संघर्षों का समाधान करने में अपने आप को सिद्ध कर सके। तो इस प्रकार संपूर्ण समाज एक व्यवस्था बन गया और राजनीतिक व्यवस्था उसका एक उपभाग बन जाता है। इसके अंतर्गत संविधान का अध्ययन करना शुरू किए विद्वानों ने, सरकार का अध्ययन, राजनीतिक दल का अध्ययन, दबाव समूह का अध्ययन शुरू हुआ, लोकमत, पब्लिक ओपिनियन जो मीडिया के थ्रू बनता है, या तमाम ऐसे भी मीडिया के अलावा भी ऐसे एलिमेंट हैं सोसाइटी में जो पब्लिक ओपिनियन बनाते हैं, उनके थ्रू बनता है। निर्वाचन क्या है, इलेक्शन क्यों इतना इम्पोर्टेंट है किसी भी स्टेट के लिए, किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम के लिए। तो ये सारे जो विषय हैं वो ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी के अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस में स्टडी किए जाने लगे इस मॉडर्न अप्रोच के साथ। इसके साथ साथ बात यही नहीं रुकती है, इसके साथ साथ जो पॉलिसी मेकिंग का काम हो रहा है, नीति निर्माण का काम हो रहा है, डिसीजन मेकिंग का जो काम हो रहा है, जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो किन मुद्दों के फ्रेमवर्क में है, वो किन व्यक्तियों को अपना लक्ष्य बना करके नीति निर्माण या निर्णय निर्माण की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। तो अब जो पॉलिटिक्स हुई वो मॉडर्न अप्रोच जो है पॉलिटिकल साइंस को समझने का, उसमें पॉलिटिक्स ज्यादा पीपल सेंट्रिक हो गई,
ना कि वो जो पहले परंपरागत आप देखते थे अप्रोच में राज्य सेंट्रिक थे, स्टेट सेंट्रिक, गवर्नमेंट सेंट्रिक। अब वैसा सिस्टम नहीं रहा। अब ये माना जाने लगा कि एक्चुअली सॉवरेनिटी रिसाइड्स इन पीपल, लोगों के बीच में संप्रभुता। क्यों? क्योंकि हम डेमोक्रेटिक स्टेट ज्यादा से ज्यादा होते गए टाइम के साथ। 1960 से आज आप देखें तो उस समय जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज थी उनका नंबर कितना कम होता था। आज दुनिया में बहुत कम ऐसी कंट्रीज हैं जहां डेमोक्रेसी नहीं प्रिवेल करती है, प्रोसीजरल रूप में ही करती है। अभी वो सब्सटेंशियल रूप में बहुत कम आ पाई है। वेस्टर्न कंट्रीज में, कुछ कंट्रीज में आई है। इवन इंडिया में एक मैच्योर डेमोक्रेसी आप देख रहे हैं, सब्सटेंशियल प्रोसीजरल का एक बैलेंस दिखाई दे रहा है। ये डेमोक्रेसी आने के कारण पॉलिटिकल साइंस ने अपने अप्रोच को बदला, मॉडर्न अप्रोच को अडॉप्ट किया और आज बहुत हद तक यह एक रेलिवेंट सब्जेक्ट बन गया है, जो अन्य सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच डेवलप करके पॉलिटिक्स को और ज्यादा साइंटिफिक बना रहा है, पीपल ओरिएंटेड बना रहा है। और इससे सामाजिक समस्याएं, राज्य की समस्याएं, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन करने में राजनीति विज्ञान अब अग्रणी भूमिका निभा रहा है। तो इस प्रकार से हमने बताया कि नीति निर्माण का जो कार्य होता है, अब वो भी इसका फोकस रहा पॉलिटिकल साइंस का, कि सरकारें निर्णय कैसे लेती हैं, सरकारें बनती कैसे हैं, कौन से ऐसे लोग होते हैं जो सरकारों में निर्णय लेने के लिए प्रेशर क्रिएट करते हैं। ये सारी चीजों का सूक्ष्म अध्ययन शुरू हो गया और वो फैक्ट बेस्ड अध्ययन हुआ। और हमारा हमारा अल्टीमेट गोल जस्टिस बना, तो इसलिए हमारा फैक्ट और वैल्यू के बीच में एक सामंजस्य पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने बनाया। और वह सामंजस्य जो है पॉलिटिकल साइंस की प्रासंगिकता को और ज्यादा प्रमुखता दी और ज्यादा उसे अच्छा प्रासंगिक बनाया। इस तरीके से आप देखें निर्णय निर्माण प्रक्रिया तथा उसके प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन राजनीति विज्ञान के अब मुख्य विषय बन गए। और इस अध्ययन में, जैसा मैंने पहले भी बताया था, कि जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, आर्थिक जो स्थिति है, विचारधारा, आइडियोलॉजी, आज के टाइम में बड़ा डिबेट इस पर चलता है, जो मेंटल स्टेटस है इंडिविजुअल का, इन सारी चीजों पर फोकस करके पॉलिटिकल साइंस ने राजनीति को समझने, राज्य को समझने, सरकार को समझने, व्यक्ति का इन सब संस्थाओं से संबंध को समझने, व्यक्ति के अधिकारों को समझने, राज्य के अधिकारों को समझने, राज्य की सत्ता को समझने, व्यक्ति के अधिकारों को समझने और व्यक्ति के अधिकारों और राज्य की सत्ता में सामंजस्य स्थापित करने को लेकर के पॉलिटिकल साइंस ने इस तरीके से एक नए डायमेंशन के साथ स्टडी आरंभ की, जिसको हम कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का जो आधुनिक उपागम है, मॉडर्न अप्रोच है, वह आदर्शवाद और यथार्थवाद में एक सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करता है। तो इस तरीके से विद्यार्थियों, हमने आपको बताया कि राजनीति विज्ञान को समझने का परंपरागत उपागम क्या है, उसके मुख्य आयाम कौन कौन से हैं, मुख्य तत्व क्या क्या थे उसमें जो उसको डेवलप किए, फिर आधुनिकता किस प्रकार से आई और आधुनिक राजनीति विज्ञान के अप्रोच क्या क्या हुए, उसमें कौन कौन से थिंकर हुए, उसमें कौन कौन से मुख्य विषय हुए। इस प्रकार से आपने पॉलिटिकल साइंस के मुख्य दो अप्रोच को, परंपरागत अप्रोच और आधुनिक अप्रोच को समझने का प्रयास किया। अब आधुनिक अप्रोच में 2-3 भागों में आप बांट करके इसको देख सकते हो। अगले लेक्चर में मैं ब्रीफ करूंगा कि कैसे बिहेवियरल अप्रोच के थ्रू, सोशियोलॉजिकल अप्रोच के थ्रू और साइकोलॉजिकल अप्रोच के थ्रू आप किस तरीके से पॉलिटिकल साइंस के मॉडर्न अप्रोच को आप समझ सकते हैं। तो वो बहुत छोटा सा एक क्लास होगा अगला, जिसमें इस बातों को हम डिस्कस करेंगे। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस की आवश्यकता क्यों है, रेलेवेंस, नीड टू स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, रेलेवेंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ये बहुत क्लियर हो गया होगा। विषय क्या है पॉलिटिकल साइंस, ये बहुत क्लियर हो गया होगा। और इसके मुख्य अप्रोच क्या क्या हैं पढ़ने के, समझने के, ये आपको बहुत हद तक आप इसमें क्लियर हो गए होंगे। तो अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके मॉडर्न अप्रोच में बिहेवियरल अप्रोच। आज का क्लास मैं यहीं बंद करता हूं। आप लोगों के लिए पुनः प्रार्थना करता हूं ईश्वर से कि इस कोरोना क्राइसिस में आप अपने घरों में रहें, स्वस्थ रहें और अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।